स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा विहार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर के आए हिंदी का 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि जिसमें से 50 में से 20 से ज़्यादा प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 मैट्रिक एग्जाम में आने की संभावना है। तो देर किस बात की, आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बहुत जल्द। तो आइए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? ए गुणाकर मूले, बी अज्ञेय, सी पंत, डी प्रसाद। नागरी लिपि निबंध के लेखक गुणाकर मूले हैं। नागरी लिपि निबंध के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। तो आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नाखून प्रतीक है। नाखून किस चीज का प्रतीक है? ए पाशवी वृत्ति का, बी मानवता का, सी प्रेम का, डी पुरुष का। नाखून पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का। हमारा तीसरा प्रश्न, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ए जुलाई 1925 ईस्वी में, बी अगस्त 1928 ईस्वी में, सी मार्च 1924 ईस्वी में, डी जून 1927 ईस्वी में। लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ए डुमराव घराना, बी लखनऊ घराना, सी बनारस घराना, डी ग्वालियर घराना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। प्रश्न संख्या 5, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 5, डी 7। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। तो आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी निश्चयवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पूछा जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तो है। ऑप्शन डी में है निश्चय पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? निश्चय पुरुष नहीं है। प्रश्न संख्या 8, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कोई, बी किसी, सी कुछ, डी यह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 9, सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? सकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग। इससे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो जैसे है अनुवाद, अनुवाद का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो अनु जोड़ वाद होगा। अनुजोड़ वाद होगा। तो इसी में जो पहला जो है अनु, इसको उपसर्ग बोला जाता है, और बाद में जो आता है वाद, उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो अनुवाद में क्या पूछा जा रहा है? उपसर्ग कौन सा है? तो अनुवाद में उपसर्ग अनु हो जाएगा। अनुवाद का उपसर्ग अनु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? फिर वही पूछा जा रहा है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल
प्रति जोड़ कुल मिलाकर बनाया जाता है। तो प्रतिकुल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। प्रतिकुल में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रतिकुल का उपसर्ग। प्रश्न संख्या 12, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 2। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 13, लिखाई में कौन सा प्रत्यय? फिर वही पूछा जा रहा है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग आगे वाले होते हैं, प्रत्यय पीछे वाला होता है। लिखाई, लिखाई, लिख। प्रश्न संख्या 13, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई को, लिखाई लिख प्लस आई से मिलकर बने होते हैं। लिख प्लस आई से मिलकर लिखाई बने होते हैं। तो आगे वाले को उपसर्ग बोला जाता है, पीछे वाले को प्रत्यय। तो क्या पूछ रहा है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। ऑप्शन नंबर डी। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। प्रश्न संख्या 14, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो फिर वही पूछा जा रहा है, धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय लगेगा। धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय लगेगा। प्रश्न संख्या 15, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? तो गरीब, गरीब प्लस दीर्घई को मिलाकर गरीबी बनाया जाता है। गरीब प्लस दीर्घई को गरीब प्लस दीर्घई मिलकर गरीबी बनता है। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? दीर्घई। तो आइए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, अग्रास शब्द में प्रत्यय है? अग्रजा, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रज प्लस आ को मिलाकर अग्रजा बनाया जाता है। अग्रज प्लस आ को मिलाकर अग्रजा बनाया जाता है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ। प्रश्न संख्या 17, विद्वान का पर्यायवाची शब्द है? विद्वान का पर्यायवाची शब्द मनीषी हो जाएगा। विद्वान का पर्यायवाची शब्द मनीषी हो जाएगा। अगला प्रश्न 18, पाठशाला का पर्यायवाची शब्द है? पाठशाला का पर्यायवाची शब्द विद्यालय हो जाएगा। पाठशाला का पर्यायवाची शब्द विद्यालय हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रवि तो सूरज का पर्यायवाची शब्द है, दिनकर भी सूरज का, भास्कर भी सूरज का। तो शशि सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शशि सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पति का पर्यायवाची शब्द है? पति का पर्यायवाची शब्द स्वामी होता है। पति का पर्यायवाची शब्द स्वामी होता है। अगला प्रश्न, जो कम बोलता है उसे कहते हैं? जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। और जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहा जाता है। जो हर जगह व्याप्त हो, जो हर जगह पर व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। जो हर जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है? जो कुछ नहीं जानता है, ए सर्वज्ञ, बी अल्पज्ञ, सी बहुज्ञ, डी अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञ। प्रश्न संख्या 24, बाल का लिंग निर्णय करें। बाल का लिंग निर्णय, ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। बाल पुल्लिंग शब्द है। बाल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कमीज का लिंग निर्णय करें। कमीज का लिंग निर्णय करें। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। कमीज स्त्रीलिंग शब्द है। कमीज क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 26,
अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लें। अगर इस वीडियो का किसी अन्य दोस्तों के पास, आपके दोस्तों के पास ज़रूरी हो तो शेयर भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई प्रश्न मिलते रहेंगे। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का लिंग निर्णय करें। जल का लिंग निर्णय करें। ए उभयलिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुल्लिंग, डी इनमें से कोई नहीं। जल पुल्लिंग शब्द है। जल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 27। आँख कौन लिंग है? आँख कौन सा लिंग है? ए उभयलिंग, बी पुल्लिंग, ए उभयलिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुल्लिंग, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, आगे पीछे हो गया है। तो आँख स्त्रीलिंग शब्द है। आँख क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। प्रश्न संख्या 29। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ मतलब कि अभी पढ़ रहे हैं। अगर अभी पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। प्रश्न संख्या 30। राम खाता होगा कौन काल है? यानी कि राम खाता होगा, परफेक्ट नहीं बता रहा है कि खा रहा है। यदि बोलता कि राम खाता है तो हो जाता है वर्तमान काल, लेकिन ये बोल रहा है राम खाता होगा। ए भूतकाल, बी संदिग्ध वर्तमान काल, सी भविष्यत काल, डी सामान्य भूतकाल। राम खाता होगा यानी परफेक्ट नहीं बता रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 31। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है? ये प्रॉपर नहीं बता रहा है कि हाँ कल आया या परसों कब आया, लेकिन मोहन आया। ए में है सामान्य भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्यत काल, डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न संख्या 32। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ए सगुण भक्ति धारा, बी निर्गुण भक्ति धारा, सी सूफी धारा, डी कृष्ण भक्ति धारा। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किसके कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। रसखान के सवैया की भाषा है? रसखान के सवैये की भाषा। रसखान के सवैये की भाषा ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी पूर्वी भाषा, डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ब्रज भाषा। रसखान के सवैये की भाषा क्या है? ब्रज। प्रश्न संख्या 34। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ए कृष्ण, बी सुजान, सी बादल, डी हवा। कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। कवि ने पर्जन्य किसको कहा है? बादल को। अगला प्रश्न है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमघन ने अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। प्रेमघन ने अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए आदर्श, बी काल्पनिक, सी यथातथ्य, डी इनमें से कोई नहीं। भारत माता कविता में भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं? ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, डी प्रगतिवाद। ऑप्शन इसमें ऊपर नीचे हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रयोगवाद। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? किस छूट गया है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? ए जमुई, बी मुजफ्फरपुर, सी बेगूसराय, डी सीतामढ़ी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था, ऑप्शन सी। किसी किसी प्रश्न में ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको आप लोग मैनेज करके चलिएगा। प्रश्न संख्या 39, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ए कई शिशु पैदा हुए, बी दंगे, आगजनी और बमबारी, सी धमाके से देवी जागरण होगा, मिस्टेक हुई टाइपिंग, सी में होगा धमाके से देवी जागरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी धमाके से देवी जागरण। धमाके से देवी जागरण। निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? जो एकार जेठ होता है, ये तो नहीं है। जो एकार दंत सौ ठो संयुक्त तो नहीं होगा। जो संजयकार दंत सौ आधा प्लस ठो, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्येष्ठ। प्रश्न संख्या 41, खोखा के दांत किसने तोड़े? ये तो भाई सबको पता है कि मदन ने गुस्सा मार के खोखा का 2 दांत तोड़ा था। तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने, और गुस्सा मार के। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसेगा? सच्चा भारत गांव में बसेगा, और कहाँ? तो सच्चा भारत कहाँ बसता है? गांव में। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ए अमरकांत, बी गुणाकर मुले, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अमरकांत। बहादुर कहानी के शीर्षक या लेखक अमरकांत जी हैं। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिता। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, सी नानक, अरे नानक कहाँ से आ गया, डी घनानंद। तो रहीरास किसकी रचना है? रहीरास गुरु नानक की रचना है। रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? ए गुरु नानक, बी रसखान, सी घनानंद, डी प्रेमघन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घनानंद। वैसे भी अगर यदि प्रेम के बारे में कुछ भी कोई भी लिखता है तो आनंद में होके लिखता है, आनंदमय होके लिखता है।
प्रेम के बारे में या प्रेम पत्र लिखे या कुछ भी, तो उसको लिखने में क्या आता है? आनंद आता है। तो प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे? घनानंद। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी नींद कविता के कवि हैं। हमारी नींद कविता के कवि हैं। ये सब तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप सबों को याद होगा। हमारी नींद, नींद में कौन आता है? मच्छर। मच्छर क्या करता है? डंक मारता है। तो हमारी नींद कविता के कवि कौन हो जाएंगे? वीरेन डंगवाल। मच्छर के डंक से डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि कौन हो जाएंगे? वीरेन डंगवाल। आइए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। मगम्मा की बहू कौन थी? मगम्मा की बहू कौन थी? ए नजमा, बी नजम्मा, सी रंगप्पा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें भी ऊपर नीचे हो गया है। मगम्मा की बहू नजम्मा थी, नंजम्मा। मगम्मा की बहू कौन थी? नंजम्मा। और प्रश्न संख्या 50 यानी कि लास्ट प्रश्न, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। और आपको किस चीज़ पे वीडियो अगला चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद। क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।